हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 31 जनवरी 2020 को आपका सीटेट पेपर 1 होने वाला है और उसमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो पिछले साल से मिलते जुलते ही आते हैं। तो हमने कल तक जो किए हैं संस्कृत के, मैंने लैंग्वेज 1 के जो क्वेश्चन आंसर आपको 30 करवाए थे, उसके आगे आज हम देखेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर। तो पर्यावरण जो सब्जेक्ट है उसमें से जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो टॉपिक सेम ही रहते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो आज हम यहाँ से 61 जो है 2019 दिसंबर में पेपर आया था, तो उसमें जो पर्यावरण सब्जेक्ट था वो 3rd नंबर पे था। इस कारण इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 61 है। तो 61 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे निकली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 21-20 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अलग से पिक्चर या फिर कुछ ऐड करके बता दूंगी। बाकी अभी के लिए ओनली आंसर बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर जो आएगा 61 का सी 53 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर यानी कि जो वजन उठाने की प्रतियोगिता में उनमें जो सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त की वो किसने की, तो उनका जो नाम है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक बहुत ही अच्छी वेट लिफ्टर हैं, इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त है इस क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। अब ये क्वेश्चन देखकर ऐसा लगेगा कि ये सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सही हैं, कि चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। तो वैसे तो ये सभी कुछ ना कुछ ऐसे लगते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है जो कि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर रहकर विकसित होती है और बाद में उसे निकाल कर हम बेचने या फिर उसका खाने में जो यूज़ करते हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा 4, गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर, चुकंदर, मूली जो है वो है इसका सही आंसर, क्योंकि यही वो सब्जियां हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहकर विकसित होती है जड़ के रूप में, और जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तो इन्हें हम खाने में अपने यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है जिसमें पानी भी इकट्ठा हो जाता है जिसके तने में, और वहाँ के लोग इसमें से पानी निकाल कर अपनी पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 65, नीपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में कुछ विशेषताएं हमको यहाँ पर कथन के रूप में दी गई हैं और उसकी विशेषताओं के आधार पर हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो नीपेंथिस जो पौधा है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। हाँ, ये यहीं पर पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर एक पत्ती से ढका होता है। हाँ, इसका आकार थोड़ा घड़े जैसा दिखाई देता है और एक पतली पत्ती जो जिसमें से थोड़े फंक्से से निकले होते हैं उससे इसका मुंह ढका रहता है। यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। हाँ, छोटे कीड़े मकोड़े जैसे कि मक्खी, मच्छर, तो उनको ये मनमोहक सुगंध से, आवाज़ से नहीं, डी में इसकी दिया गया है कि आवाज़, तो ये मनमोहक सुगंध निकालता है जिसके कारण वो सुगंध उन कीड़े मकोड़ों तक पहुंचती है। वो आकर्षित होकर इसकी ओर आते हैं और इस पर बैठ जाते हैं। पर ये क्या करता है कि जैसे ही वो इस पर बैठते हैं तो उसमें एक पदार्थ रहता है चिकना सा थोड़ा, जिसकी वजह से वो इसमें फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। उतने में वो पौधा जो है नीपेंथिस वो अपना मुँह बंद कर लेता है और उस कीड़े का जो है उसके पौधे के अंदर पूरा पाचन हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो कथन है, ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। डी भी सही हो सकता था, लेकिन तब जब ये बोलता है कि मनमोहक सुगंध निकालता है, पर ये बात नहीं है। इसमें लिखा हुआ है मनमोहक आवाज़। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 4, A B C।
क्वेश्चन नंबर 66। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। जो दांडी यात्रा है वो नमक सत्याग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि नमक कानून जो है वो गांधी जी ने सागर के तट पर नमक बनाकर ब्रिटिशों के खिलाफ अपना आंदोलन का प्रदर्शन किया था। और उन्होंने इन जो खाने पीने की चीज़ है, कपड़े, चाय और नमक, इन पर कर लगाने के कारण उन्होंने इस यात्रा को किया था। और इस यात्रा के द्वारा उन्होंने नमक स्वयं से बनाकर, ताकि अंग्रेज़ों से न खरीदा जाए, इस यात्रा को पूर्ण किया। और उनका ये आंदोलन बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ था। और ये जो यात्रा थी वो शुरू हुई थी गुजरात के साबरमती आश्रम से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67। उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। सिकोना की पेड़ की छाल से इसका उपचार किया जा सकता है। उसको पानी में उबालकर उसके पीने से जो कीटाणु होते हैं बुखार के वो कम हो जाते हैं और उससे हमारा बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। पर ये जो बुखार है वो होता कैसा है, तो ये तो नॉर्मली भी हम जानते हैं कि किस बुखार में हमको साथ में ठंड भी लगती रहती है, ठंड लगना कम नहीं होती है। तो ये बुखार होता है मलेरिया। तो इसका सही आंसर 67 को हो जाएगा 2, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 68। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर दिशा में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा बताइए। ये जो दिशा है उसे हम दिशा निर्देश के जो होते हैं उससे हम समझ सकते हैं। पर अभी मैं आपको 61 और इसका जो है वो सॉल्यूशन अच्छे से करके बताऊंगी। अभी के लिए इसका आंसर केवल आंसर देख लेते हैं। तो 68 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी कि 2। उत्तर पश्चिम जो है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा है। उत्तर पश्चिम में उनका घर और अस्पताल पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिजोरम, क्योंकि मिजोरम के जो लोग हैं वहाँ पर इस नाच को बहुत ही उत्सव के रूप में मनाते हैं, त्यौहार के रूप में, जिसे चेराव या चेरई भी कहते हैं, कुछ नाम है उसका। तो वहाँ पर जो चेराव नाच है उसके लिए वो लोग बाँस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो तमिलनाडु जो है बहुत ही 10वें नंबर पर आता है शायद भारत में बड़े राज्यों की लिस्ट में। तो इसके जो आसपास के राज्य हैं वो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अर्थात जो आंध्र प्रदेश है वो इसके पूरब पश्चिम किसी दिशा में, और केरल कर्नाटक भी पूरब पश्चिम किसी दिशा में, उत्तर दक्षिण में कुछ पड़ते हैं। इसलिए इसके जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर 4 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अब क्वेश्चन नंबर 71। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो शब्द है वो है नहीं। और अब तो पेपर में भी जो ये शब्द है हमें ईजी करने के लिए शब्द पर अंडरलाइन करके देने लगे हैं, ताकि हम क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती ना करें और इसका जो सही उत्तर है वो दे सकें। तो एनसीएफ के अनुसार अगर हमें बच्चों को अध्ययन शिक्षण की जो शिक्षा है प्राथमिक स्तर पर देनी है, तो उसमें बच्चों को क्या क्या कौशल या क्या क्या चीज़ें हमें उनमें विकसित करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बताना है। पहला है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल, उनको हम खुले वातावरण में ले जाएंगे, ग्राउंड में, या फिर उनको पेड़ पौधे दिखाएंगे और इससे उनका समझ और ज्ञान विकसित होगा। सेकंड है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो ये इसका बेसिक जो मीनिंग है वो ये है कि बच्चों को, जैसे कि हमने ग्राउंड में ले जाकर पेड़ पौधे दिखाए, तो बच्चे देखेंगे किस पेड़ पौधे में ज़्यादा पत्तियां हैं, किस में मोटे पत्ते हैं, किसका तना है जो बड़ा है, कौन सा पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, कौन से की ज़्यादा हरी हो रही हैं। तो ये सब वो अवलोकन करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करके एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। इसका थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक
पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल, हम पर्यावरण से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उसके माध्यम से इनका पर्यावरण का जो शिक्षण बहुत आसानी से करवा सकते हैं। और 4, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं, प्राथमिक स्तर के जीवन के G2 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक। तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि किस चीज़ का जो उत्तर है वो सही होगा या क्या गलत। वो केवल अपनी समझ के अनुसार ही हमें आंसर देते हैं। उनमें सही गलत को समझने की अवधारणा इस समय विकसित नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 4। तो ये है जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य हमें नहीं रखना चाहिए। बच्चों का जो उत्तर है वो सटीक हो, ये अपेक्षा हम बच्चों से नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 72, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो अपने अंदर और किन किन विषयों को समावेश करके रखता है कक्षा 3 से 5 के लिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, तो पर्यावरण में केवल विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को समावेश नहीं किया जाता। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, हाँ ये हो सकता है, पर आगे के भी हम 2 ऑप्शन पढ़ेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो इसका जो है सही आंसर वो हो जाएगा 2, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। NCF के अनुसार पर्यावरण जो प्राथमिक स्तर के लिए है उसमें क्या कि हम उनको पर्यावरण की भी, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, इन सभी अवधारणाओं और मुद्दों को हम एक ही विषय के द्वारा उनको समझाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सी बात सही कही गई है ये हमें बताना है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की भी अवधारणाएं होती हैं, तो केवल पर्यावरण नहीं है उसमें। और 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। हाँ ये हो सकता है। कक्षा दूसरी, तीसरी और चौथी के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के माध्यम से जो है चौथी तक तो नहीं पढ़ाया जाता। चौथा ऑप्शन है पहले से दूसरी तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये भी सत्य नहीं है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा समावेश करने का जो पर्यावरण अध्ययन है, ऐसा कोई वाक्य नहीं कहा गया है। NCF के अनुसार कहा गया है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, कि 1 से 2 तक की जो कक्षाएं हैं, पहली से दूसरी तक, उनके लिए हम भाषा और गणित यानी कि हिंदी और गणित के माध्यम से पर्यावरण के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। पर्यावरण विषय अलग से नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो बोझ है वो कम किया जा सके, उनकी समझ, जो अवधारणाएं विकसित की जा सके, उनका कक्षा में सामान्यीकरण हो सके। इसलिए इसका सही आंसर है हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण अध्ययन सिर्फ समझकर ही सीखा जा सकता है, याद करके नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। बच्चे क्या समझेंगे कि सूचनाएं क्या हैं, किस प्रकार से उनको ग्रहण करना है, सूचनाओं के माध्यम से पर्यावरण के बारे में हम क्या समझें, ये सब उनकी समझ के बाहर होता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, क्योंकि अगर हम उनको सेंटर में रख के लर्निंग करवाएंगे, उन्हें अधिगम करवाएंगे, तभी वो समझेंगे कि इस चीज़ का महत्व क्या है, पेड़ पौधों का महत्व क्या है, जीव जंतुओं का महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, तो शिक्षक को तो सिखाना है, शिक्षक केंद्रित ये नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 3, बाल केंद्रित। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? तो जो उसके नॉर्मली जो हैं थीम या फिर जनरल विषय या सामान्य सब्जेक्ट, वो 6 हैं। 6 में सबसे पहले जो है वो आता है परिवार और दोस्त, दूसरा आता है भोजन, तीसरा आता है आश्रय, चौथा आता है जल, 5वां आता है यात्रा और 6वां है वे चीज़ें जो हम करते हैं।
और इसके जो उपविषय हैं, उपविषय एक विषय के अंतर्गत आते हैं, वो विषय है परिवार और दोस्त। तो इसके 4 उपविषय हैं, जिनमें से है रिश्ते पहला, दूसरा काम और खेल, तीसरा है पशु और चौथा है पौधे। तो इनमें से आपको दिख ही रहा होगा कि उपविषय कौन सा है। पहला परिवार और मित्र, ये तो विषय है। भोजन भी विषय है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, चौथा ये भी विषय है। लेकिन जो तीसरा है जानवर, वो उपविषय है, वो परिवार और मित्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा 75 का 3। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा में पर्यावरण की, ये वही छोटी क्लास की बात हो रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक। तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, हाँ ये कर सकते हैं। जो अलग अलग क्षेत्रीय बोली के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, वो अपने साथ कुछ ना कुछ नया प्रकार की भाषा, नए प्रकार के कार्यक्रम, प्रथाएं, ये सब उनके मन में बसी हुई होती हैं। तो वो सबसे अलग अलग ये बातों की जानकारी इकट्ठी करके और कक्षा में ये गतिविधि करवा सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो ये तो कोई गतिविधि नहीं है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं सूचनाएं देना कैसा क्या है, अवधारणाएं क्या होती हैं पर्यावरण की। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। तो बच्चे छोटे होते हैं, वो विषय समझ सकते हैं, उपविषय समझ सकते हैं, लेकिन रेखीय आयोजन करने में उनको थोड़ी दिक्कत जाएगी। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना या आधारित रहना, तो ये सत्य नहीं है। हम केवल पाठ्य पुस्तकों से ही बच्चों के ज्ञान का विकास नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आसपास की वस्तुओं का भी अवलोकन करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए या फर्स्ट, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ज्ञान की रचना यानी कि वो स्वयं करके जो सीखेंगे, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कि बच्चे क्या क्या करें। तो सबसे पहला बच्चों का सक्रिय भाग लेना, हाँ ये ज़रूरी है कि वो सक्रिय रूप से भाग लें। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ज़रूरी है कि बच्चे समुदाय में या फिर एक ग्रुप में हों, क्योंकि जब वो ग्रुप में रहते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ भागीदारी करके वो और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें होंगी तो उससे अपनी जो चीज़ें हैं उनको करने के लिए उन्हें हेल्प मिलेगी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो व्याख्या और परिभाषा बच्चे एक्टिविटी में करते टाइम समझ नहीं पाएंगे। ये चीज़ें जो है परिभाषा, व्याख्या, ये सब उनको करके या फिर दिखाकर ही समझाई जा सकती है। उन्हें बोलकर व्याख्या करके समझाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि क्या आएगा, ए, बी और सी आएगा। दूसरा है केवल ए और सी, तीसरा है ए, सी और डी, केवल सी। तो डी तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे बचे कौन, ए, बी, सी। तो ये इसका सही आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 78, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे हम उनको पर्यावरण अध्ययन जो है केवल समझाकर या उसकी अवधारणा क्लियर करके उनको सिखा सकते हैं। तो वृतांत, हम किसी घटना का उनको वर्णन करके सुनाएंगे तो पर्यावरण अध्ययन से जुड़ेंगे। दूसरा, कहानियाँ, हाँ कहानियाँ सुनाकर उनको थोड़ा रोचक ढंग से हम पर्यावरण के बारे में प्रस्तुत कर सकते हैं। सी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, तो व्याख्या जो है वो सर के ऊपर से जाती है। डी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, प्रदर्शन से वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बाकी व्याख्या करने में वही बात है कि वो आज सुनेंगे और कल भूल जाएंगे। तो जो वृतांत और कहानियाँ हैं जो कि उन्हें रोचक लगती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह कक्षा में अपनी सक्रिय भागीदारी देते हैं, वो सबसे सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी या फिर 2, केवल ए और बी, यानी कि वृतांत और कहानियाँ जो हैं उनके लिए सबसे अच्छी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा।
बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। बच्चे अवलोकन करेंगे तो अवलोकन अपने जो देखेंगे वो उस प्रकार से वो अपनी रचना करेंगे, तो उनकी जो कौशल है रचना करने का वो बढ़ेगा। सी, बच्चों में सौंदर्य का संवेदना का विकास करना। बिल्कुल बच्चों में सौंदर्य का संवेदना का विकास होगा। तो ये जो तीनों हैं वो तीनों ही ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो 79 का जो सही उत्तर है, नीचे दिए गए हैं 4, तो उनमें से हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों? टीचर क्यों उनको कहता है कि शिल्पकला और चित्रकला आप समूह में रहकर करिए? क्या कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है? तो अनुशासनहीनता से बचने के लिए और भी उपाय हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है ये वाली बात। बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल बच्चे अगर समूह में सीखते हैं तो वो और अच्छी तरीके से सीखते हैं। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। हाँ, बच्चा आगे चलकर एक नागरिक बनेगा, नागरिक बन के वो समाज का निर्माण करेगा, तो वो समाज में रहना या फिर दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है, यह बिल्कुल सत्य है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो ये तो कोई नहीं है एक्टिविटी बच्चों के लिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3, केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य। हाँ, परिवार के सदस्य के साथ हम सीख सकते हैं। समुदाय के सदस्य, बिल्कुल समुदाय के सदस्यों के साथ भी सीखा जा सकता है। समाचार पत्र में पर्यावरण के बारे में कोई जानकारियाँ दी गई हो तो ये भी एक प्रकार से सत्य है। कक्षा में तो हम बाकी गतिविधियों में भी संलग्न रहते हैं, तो हम पर्यावरण के बारे में भी सीखते हैं, लेकिन जो प्रभावशाली संसाधन हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा है ए, बी और सी, परिवार, समुदाय और समाचार पत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 वाला, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, नहीं, अमूर्त से मूर्त। बच्चा मन में कोई अवधारणा बनाकर उसके बारे में अपने साक्षात से नहीं समझ सकता। बच्चे को पहले मूर्त चीज़ दिखानी होगी जो कि अस्तित्व में है, उसके बाद उसे अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। अज्ञात से ज्ञात, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ज्ञात से अज्ञात, हाँ ये हो सकता है। पहले हम उसको उस वस्तु के बारे में बता दें, जानकारी दे दें, उसे उसका चित्र दिखा दें या उसका अवलोकन करवा दें, तो फिर वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उसके बारे में कल्पना की ओर जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा D, 4, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी। इनमें से जो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए रचनात्मक आकलन है वो क्या है? पोर्टफोलियो से तो बच्चों की पूरी जानकारी मिलती है, बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की है ये पता चलता है। क्रम निर्धारण, मापनी, बच्चे ने किसी भी चीज़ को करते हुए कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे गया, ये है होती है क्रम निर्धारण मापनी। या वर्णन अभिलेख, तो वर्णन, बच्चे के बारे में उसने क्या किया है, क्या नहीं, क्या उपलब्धि की है, क्या नहीं, ये सब। और चौथा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, तो अगर उसका रचनात्मक मूल्यांकन करना है कि वो बच्चा कितना क्रिएटिव बना है या नहीं बना है, तो इन तीनों के द्वारा, पहला, दूसरा, तीसरा के द्वारा संभव है। लेकिन जो चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, इसके द्वारा थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे का पूरा वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, उसका रचनात्मक मूल्यांकन इसमें सम्मिलित नहीं हो पाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, हमसे नहीं ही पूछा गया है नहीं पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों का आकलन करते समय हमें किस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि बच्चा अपनी समझ के अनुसार उत्तर देता है। यदि वह सही गलत में पड़ गया तो वो सीख नहीं पाएगा। दूसरा, कक्षा 5 के EVS पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा बच्चों का ज्ञान विकसित करने में बहुत सहायक होती है, इसलिए ये तो वो नहीं हो सकता जो हमें पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में यूज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड, आकलन के संकेतकों का उपयोग
बिल्कुल आकलन बच्चे का किस प्रकार से किया जा रहा है, बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं, इनका उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, यानी कि उनका जो उनमें क्या क्या विशेषताएं बढ़ी हैं, बच्चे ने क्या चीज़ें नई नई की हुई हैं, ये होता है गुणात्मक आकलन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक। बच्चों के उत्तरों को हम सही या गलत में आंकेंगे तो बच्चा सीखना भूलकर सही गलत में ही पड़ जाएगा और बच्चा सीख नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक पहला, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करें। दूसरा, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करें। तीसरा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करें। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करें। बच्चे जब ये देखेंगे कि चीनी डालने से फर्श पर कितनी देर में चींटियाँ आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, तो इससे उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी इस बारे में कि ये सब कैसे होता है। तो बच्चे केवल क्रियाकलाप का अवलोकन करेंगे और एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे, ये उचित नहीं है। बच्चे अगर अपने अनुभव का साझा करते हैं एक दूसरे से तो इससे उन्हें नई नई जानकारियाँ और नई नई बातें पता चलती है। तो बच्चों को जो थर्ड है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना, ये इसका एक सही उत्तर होगा। क्योंकि बच्चे जब इस क्रियाकलाप का अवलोकन करेंगे तो वो एक दूसरे से चर्चा करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे, तो उनमें नई नई बातों का, नए नए ज्ञान का विकास होगा और वो इस चीज़ से रोचक ढंग से इसको समझेंगे और जल्दी से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें सेम मिलेंगी। कछुआ पानी में रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, कौवा पानी में नहीं रहता है, बतख भी पानी में रहता है और मछली भी पानी में रहती है। तो इसका जो सही उत्तर है, जो इन सबसे भिन्न है, वो कौन है? कौवा। क्योंकि कौवा तो ज़मीन पर रहता है, पेड़ पर रहता है, पानी में वो नहीं देखा जाता ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें कॉलम दिए गए हैं, शहर और राज्य के बारे में जो नाम है वो दिए गए हैं और इन राज्यों में कौन सा भोजन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो हांगकांग में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो है पकाया हुआ सांप, तो ए का हो जाएगा 5। केरल में जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है उबला हुआ टेपिकुआ। किसके साथ? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकुआ ये लोग पसंद करते हैं, तो बी का हो जाएगा 1 एंड सी कश्मीर। तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और गोवा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली। तो ये सब जो है वो ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे ऑप्शन जो हैं वो 2 में दिख रहे हैं। ए का 5, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो नीचे दी गई प्रजाति में जो लगेगा हमको कि उल्लू, पर उल्लू नहीं, एक झटके में वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी गर्दन थोड़ी मोटी होती है। कौवा भी नहीं करता है, कौवा भी थोड़ी थोड़ी ही कर पाता है, पूरी तरीके से नहीं कर पाता झटके से। बसंत गौरी भी अच्छे से नहीं कर पाती, लेकिन जो मैना है वो मैना बहुत अच्छे तरीके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, वो भी एक झटके में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 89, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनके बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं, बिल्कुल सत्य, ऐसा ही है। मनाली में घर बांसों के खम्भों पर बने होते हैं। मनाली में शायद घर जो है बांसों के खम्भों पर नहीं बने होते, ये शायद केरल राज्य में होते हैं, क्योंकि बांस के खम्भों के जो घर हैं वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती हो। ये लोग घर ज़मीन से 10 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं ताकि पानी इनके घरों में ना जाए। सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। हाँ, लेह में जो ठंड ज़्यादा पड़ती है इसलिए यहाँ पर पत्थर के घर बनाते हैं ये लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा, ए और सी किस में दिखाई दे रहे हैं? 3rd में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 90, ये हमारे आज की जो है वीडियो उसका आखिरी क्वेश्चन है और इसी के साथ हमने आज दिसंबर के जो 2019 में पूरे
आए थे क्वेश्चन ईवीएस के, वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपका ये जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल चांसेस हैं कि हर साल ही एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या हद से हद 3 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं पिछले साल के पेपर्स में। इसलिए अगर आप इनको पढ़कर समझकर अच्छे से इनका रिवीजन करके जाएंगे तो बिल्कुल आपके 3 से 4 नंबर अधिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इन पर बिल्कुल ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ते हैं। हाथियों के विषयों में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें दी गई हैं कि हाथी में क्या क्या विशेषता होती है। तो इनमें से कौन सी सही है। पहला, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा हाथी एक दिन में 2 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। 200 किलोग्राम तो नहीं खाता है हाथी, जो है एक दिन में 100 किलोग्राम खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल, हाथी पानी में बहुत खेलता है। अपनी सूंड में भरकर वो अपने ऊपर पानी खींचता रहता है और वो अधिक से अधिक टाइम पानी में रहना पसंद करते हैं। इससे उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी के फैसले लेती। हाँ, हथनी जो है वहाँ की लीडर बन जाती है और सारे फैसले वही करती है। तो इसका जो बी है वो सही नहीं होगा। बाकी ए, सी, डी हमें किस में दिखाई दे रहे हैं, वो आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ए, सी, डी जो है वो थर्ड में, सी, डी और ए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे इसी सीरीज़ को जारी रखेंगे। कल मैं आपको बाल विकास के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी 2019 के ही दिसंबर के, और जब ये पूरा जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा उसके आगे हम कुछ और भी नई चीज़ें करते हुए चलेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो सीटेट का और आप सभी जल्द से जल्द भावी शिक्षक बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।